काला धन भी इस चुनाव में मायने नहीं रखता। चुनाव है तो ये खेल चलता रहेगा। कैसे, रिपोर्ट देखिए। ये रकम सिर्फ 140 करोड़ की है, पर आशंका जताई गई कर्नाटक चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये रकम खर्च की जानी थी, पर पकड़ में आ गई और सिलसिला थमा नहीं है। ये दो तस्वीरें बीते हफ्ते की हैं, जब कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी से पहले पुलिस ने मोटी रकम बरामद की। बेंगलुरु के पास नेलामांगला में 1 मई को पुलिस ने उस वक्त एक कार से 9 करोड़ रुपए जब्त किए, जब वो बेंगलुरु से शिवामोगा जा रही थी। तो आज तुमकुल में गजनाना नाम की प्राइवेट बस से 2 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद हुए। तो धुआंधार नकदी पकड़ी जा रही है और अब तक 140 करोड़ रुपए नकद या आभूषण के रूप में पकड़े जा चुके हैं। यानी चुनावी भाषण में नैतिकता और ईमानदारी के तमाम ढोल इस सच के आगे बेसुरे हो जाते हैं कि वोटरों को खरीदने की कोशिश तो हो ही रही है। हम 2022 में किसान की आय 2 गुना करके रहेंगे। हमने आपको मैनिफेस्टो दिया 5 साल पहले, 90% से ज्यादा चीजें हमने करके आपको दे दी। और जितनी रकम पकड़ी गई उससे कई गुना ज्यादा रकम पकड़ में नहीं आई। ये कर्नाटक चुनाव का दूसरा सच है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने सोचा चुनाव के दौरान पकड़ी जाने वाली नकदी, शराब या फिर दूसरी आपत्तिजनक चीजों के मामलों का हश्र होता क्या है? तो जान लीजिए, चुनाव के वक्त ब्लैक मनी ले जाने वाले आरोपियों को कोई सजा होती नहीं। यानी चुनाव खत्म तो खेल खत्म। न चुनाव आयोग की सख्ती, न अदालत में पैरवी सख्ती। और इसके लिए टेस्ट केस अगर कर्नाटक का ही बेल्लारी लोकसभा का चुनाव 2014 का ले लीजिए, तो चुनाव आयोग ने प्रतीक परशुरामपुरिया के पास से 20,48,355 रुपए 2014 में बरामद किए। आईपीसी की धारा 171E और 188 में केस दर्ज किया, लेकिन हाईकोर्ट ने केस निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, एफआईआर में यह नहीं बताया गया कि आरोपी किसे रिश्वत देना चाहता था और वो कौन सा तरीका अपनाने वाला था। तो सिर्फ कर्नाटक चुनाव ही क्यों, याद कीजिए, बिहार चुनाव के वक्त 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 900 करोड़ का खेल हो रहा था। यूपी चुनाव के वक्त 357 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1000 करोड़ से ज्यादा का खेल ये कर रहे थे। पर चुनाव खत्म तो खेल खत्म। यानी इतना काला धन कौन लाता है, कहां से लाता है, किसे बांटा जाता है, इससे चुनाव कितना प्रभावित होता है, इस पर कोई चिंता किसी को चुनाव के बाद होती नहीं। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में कार्रवाई न होने पर चिंता जताई है। केंद्र और चुनाव आयोग को तलब किया है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या देश का मतदाता मुफ्तखोरी और रिश्वतखोरी के खेल में इतना फंस गया है या फंसा दिया गया है कि राजनीतिक दलों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 बरस सत्ता चलाई किया क्या? क्योंकि एक तरफ कर्नाटक चुनाव में काले धन को बांटना है, दूसरी तरफ घोषणा पत्र सीधे ऐलान कर देता है कि हम आपको मुफ्तखोरी में ये बांट देंगे। कांग्रेस बीपीएल परिवारों को शादी के वक्त 3 ग्राम के सोने की चेन देगी। बीजेपी सत्ता में आई तो बीपीएल परिवारों को 3 ग्राम सोने की थाली और 25,000 रुपए कैश देगी। कांग्रेस 10वीं और 12वीं के छात्रों को लैपटॉप फ्री में देने का वादा कर रही है, तो बीजेपी कहती है कॉलेज में दाखिला लिए नहीं कि हर छात्र को लैपटॉप फ्री में दे दिया जाएगा। कांग्रेस 18 से 23 वर्ष के सभी कॉलेज छात्रों को स्मार्टफोन फ्री में देगी। बीजेपी सत्ता में आई तो बीपीएल महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देगी। तो जरा सोचना शुरू कीजिए, अगर लोकतंत्र का मतलब ये है और चुनावी मुफ्तखोरी और रिश्वतखोरी पर यह इस तरीके से आ टिका है, तो फिर ये सारा पैसा आता कहां से है, कौन देता है? और लुभावनी घोषणा पत्र के जरिए इसे राजनीति का एक पहलू बनाकर कैसे लोकतंत्र के राग गाए जाते हैं। और नतीजा इसी का कि कर्नाटक में 447 उम्मीदवार ऐसे जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा, और प्रिया श्रीकृष्ण की संपत्ति 1020 करोड़, एमटीबी नागराज की संपत्ति 1015 करोड़ और डीके शिव कुमार के पास 840 करोड़ के करीब संपत्ति, फिर भी ये विधायक बनना चाहते हैं। है ना अजीब? हिंदुस्तान का तेल सीमा पार जाता है, वहां और यहां की कीमत में अंतर होता है। भारतीय यहां से निकलता है और वो सीमा पार जाता है और वहां से तेल लेकर यहां आ जाता है।
फायदा उसी को हो जाता है। ये कौन सी स्थिति है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। क्योंकि आम लोगों की तो ये पहुंच से बाहर हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। ये तो सरकार का अपना स्कीम है, ये पब्लिक परेशान हो रही है, सरकार को इससे क्या मतलब। आप कर क्या रहे हो पहले ये तो बताओ। पेट्रोल बढ़ा दिया, डलाने वाला तो डलाएगा, साइकिल तो चलाएगा नहीं। 50 पैसे कम होंगे तो 5 रुपए बढ़ा देंगे, 4 रुपए बढ़ा देंगे, 3 रुपए बढ़ा देंगे, क्या कर सकते हैं। तो पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उस दिल्ली के जहां से देश की सत्ता चलती है, प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां की सत्ता बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है। लेकिन आइए हम आपको दिल्ली से 1897 किलोमीटर दूर असम के बक्सा जिले लिए चलते हैं, जहां अमूमन सत्ता के दावों की गूंज पहुंच नहीं पाती। लेकिन सुदूर पड़े इस इलाके के लोग दिल्ली के लोगों की तुलना में 20 से 22 रुपए कम में पेट्रोल और डीजल पा जाते हैं। चौंकिए मत, ये देखिए गाड़ियों की ये कतार और ये नजारा बक्सा जिले के सीमावर्ती बॉर्डर का है, जहां से ये गाड़ियां पल में भूटान के समड्रप जोंगफार पहुंच जाती हैं, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी झंझट के। तो नेशनल हाईवे नंबर 127T के रास्ते हर दिन सैकड़ों लोग भूटान जाते हैं, पेट्रोल डीजल खरीदते हैं और फिर पेट्रोल डीजल लेकर बेहिचक वापस आ जाते हैं। वहाँ से कोई रोक टोक नहीं, कोई मनाही नहीं। कोई मना नहीं, गाड़ी में भर सकता एक दिन में जितना आपको तेल चाहिए आप बार बार जाते रहिए। हाँ 10 ट्रिप भी जा सकता है, वो तब जाके इधर ब्लैक में बेच सकते हैं। जैसे अभी सपोज अभी मेरा बाइक में तेल नहीं है तो हम अभी उपाय नहीं, हमको जाना है कहीं दूर, तो हम 70 या पर लीटर का भी 100 भी हो जाता है, तो हम पेट्रोल पंप पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर भी भरा है हम इंडिया में। वही भूटान का ही पेट्रोल है। वो लोग इंडियन पैसा में ही पैसा लेता है, भूटानी पैसा में। भूटान पैसा, इंडिया पैसा, कोई करेंसी भी होने से इंडियन करेंसी या भूटान करेंसी में होता है। तो भूटान और भारत के संबंध कुछ इस तरीके से हैं कि भूटान में भारतीयों का कोई परिचय पत्र भी नहीं देखता। भूटान की मुद्रा भारतीय रुपए के बराबर ही है, तो सौदा चौखा साबित होता है। लेकिन अब जरा इस पूरे खेल को समझ लीजिए। असम में पेट्रोल की कीमत 76 रुपए लीटर है, जबकि भूटान में सिर्फ 52 रुपए लीटर, यानी आधे किलोमीटर से भी कम की दूरी चलिए और 20 रुपए से ज्यादा सस्ता पेट्रोल आपको मिल जाएगा, क्योंकि वह दूसरा देश है। पर चौंकिए मत, दरअसल ये पेट्रोल भारत से ही भूटान जाता है। इस सिलसिले को समझना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। और अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भूटान में जो पेट्रोल 52 रुपए मिल रहा है, या कहें भारतीय शहरों से 20-22 रुपए कम में मिल जाता है, वो पेट्रोल डीजल भूटान में कहीं और से नहीं बल्कि भारत से जाता है। जी, भारत ही भूटान को पेट्रोल डीजल भेजता है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भूटान में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करते हैं। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गया, एक देश एक टैक्स, और भूटान में किए जाने वाले सभी निर्यात 0 रेटेड हो गए। तो भूटान से जो एक्साइज ड्यूटी भी ली जाती थी वह भी उसे लौटा दी जाती है। इस वजह से भूटान में पेट्रोल की कीमत में 17% और डीजल की कीमत में 14% की कटौती हो जाती है। इससे भूटान के राजस्व में भी कमी आई है, लेकिन भूटान की सरकार लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन हिंदुस्तानी लोगों ने बॉर्डर के जरिए भूटान को अपने फायदे का जरिया बना लिया। कुछ लोग इसीलिए भूटान जाकर पेट्रोल डीजल भरवाते हैं क्योंकि बसका के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा पेट्रोल पंप नहीं है, तो कुछ लोग सीधे सीधे कालाबाजारी के लिए, क्योंकि 1 लीटर पर झटके से अगर 20 से 22 रुपए का फायदा हो रहा है तो फिर 100 लीटर का तेल ही ले आएंगे तो दिन भर का काम तो निकल ही आएगा। नहीं मिलता है तेल तो यहाँ से लेना पड़ जाता है। हाँ। वहाँ तेल का क्या रेट है वहाँ? 52। तो कुछ लोग इंडिया का ही तेल वो लोग खरीदते हैं। हाँ, इंडिया का ही, सब्सिडी के साथ। हाँ, इंडिया का ही। हाँ, फिर वो लोग तो अपने देश के लोगों के लिए खरीदते हैं। हाँ, फिर हमारे देश के लोगों को भी खरीदना पड़ता है वहाँ जाकर। हाँ, करना पड़ता है। क्या पेट्रोल पंप नहीं है? पेट्रोल पंप नहीं है। और भूटान से लाया हुआ पेट्रोल भारत में किस तरीके से दुकानदार खुली बोतलों में बेचते हैं, इसका नजारा भी देख लीजिए। तो असम में 2016 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर तरह के टैक्स चेकिंग गेट्स हटा दिए गए थे, तो खुले बॉर्डर अब कालाबाजारी का जरिया बन गए। लेकिन लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें सस्ता पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो एक ही होती है और दुनिया के अलग अलग देशों में हर कोई टैक्स के लिहाज से अपनी कमाई करता है। और दुनिया के मानचित्र को अगर देखना शुरू कर दीजिएगा तो भारत
टैक्स के जरिए पेट्रोल डीजल से कमाने वाला अव्वल नंबर का देश है। तो ऐसे में अगर भूटान से पेट्रोल लाकर लोग हिंदुस्तान में काम चलाते हैं और हिंदुस्तान का ही पेट्रोल भूटान जाता है, तो फिर इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। भूटान बॉर्डर से अंजनील कश्यप की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी प्राइस राइज के बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं। दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोलियम और डीजल को उन्होंने जीएसटी से बाहर निकाल रखा है और पूरा का पूरा फायदा उनके 5-10 उद्योगपति मित्रों को जा रहा है। जो पैसा हमारी गरीब जनता के पास जाना चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी के मित्र ले रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ कर्नाटक के कोलार में बैलगाड़ी और साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस अध्यक्ष ने सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर साधा। तो क्या वाकई पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो बैलगाड़ी और साइकिल युग आने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक चुनाव ने ही तेल की कीमतों को थाम रखा है, अन्यथा इसकी रफ्तार क्या होती ये इससे भी समझा जा सकता है कि देश के तमाम महानगरों में बीते 15 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जबकि बीते 15 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। और सच तो यह है कि अप्रैल में जहां पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम कंपनियों को औसतन 3.5 रुपए मार्जिन मिल रहा था, वो मई में घटकर 1 रुपए 90 पैसे हो चुका है। बावजूद इसके पेट्रोलियम कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही। तो क्या ये सरकार का दबाव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 17 जून 2017 से पेट्रोल डीजल की कीमतों की हर दिन समीक्षा की जा रही है और तब से ऐसा पहली बार हुआ जब तकरीबन 2 हफ्ते से कोई बदलाव हुआ ही नहीं है कीमतों में। यानी जब सरकार चाहती है कि दाम ना बढ़े तो नहीं बढ़ते और जब सरकार चाहती है कि दाम बढ़े तो बढ़ने लगते हैं। तो याद कीजिए, गुजरात चुनाव से पहले भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों ने वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में तकरीबन 15 दिन तक लगातार 1 से 3 पैसे की कटौती कर दी थी। और जब मामला ये उभरा कि चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, तो चुनाव से पहले सरकार ने पहली और इकलौती बार 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है। जबकि मोदी सरकार का सच तो यही है, सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती नहीं है। 4 बरस में 10 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। 3,10,000 करोड़ रुपए सरकार ने खजाने में डाले, लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाई सिर्फ एक बार, वह भी गुजरात चुनाव के बाद। तो क्या चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेगी? सच यही है, अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई नहीं गई तो फिर कर्नाटक चुनाव के बाद पेट्रोल 90 रुपए पार होगा और डीजल 80 रुपए लीटर होगा। तो सवाल सीधा है, देश में चुनाव के लिए हर नीति बनती है, हर प्लान होता है, यानी लोकतंत्र का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। जीत गए तो वाह वाह, यानी सारे नियम कायदे चुनावी हार जीत के समीकरण में सरकारी कामकाज के समा जाते हैं। तो जनता क्या उम्मीद करे, हर वक्त चुनाव ही होते रहे ताकि महंगाई काबू में रहे? वैसे दिलचस्प तो यह भी है कि एक दौर था जब मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी पर सीधे मनमोहन सरकार पर निशाना साधते थे और 4 बरस में हाल उल्टा हो गया। अब मनमोहन सिंह मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। दोनों सुन लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार ने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। Petrol and diesel prices in India are at an historic high because the Modi government, instead of passing on the benefits of low prices to the people, the Modi government has sought to punish our people. बात यहीं थम जाए तो भी ठीक, बात तो इससे आगे जाती है। आगे जब बात जाती है तो क्या होता है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।